Hello students, today in this lecture I will discuss with you the thermal properties of matter and the concept of heat. So first of all students, what do you understand by heat? देखिए बेटा, हीट तो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें कंडक्टिविटी को जब एक्सप्लेन करना है, कंडक्टिविटी थ्रू द रॉड को जब एक्सप्लेन करना है, तो हीट का हम एक डिफरेंट डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए बेटा ऐसे एज्यूम करेंगे जैसे किसी पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है। तो हीट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड which always flows from higher temperature towards the lower temperature region. Heat is a kind of fluid which flows from higher temperature to the lower temperature region. Okay, so ये हीट का डेफिनेशन है जो हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज करना है। दूसरी बात, अब बेटा टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर स्वेंस किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। कोई भी बॉडी है बेटा, कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड है, उसको हम टेम्परेचर की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन नोट कर लें आप। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ओके सर, तो अब बेटा बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज की। थर्मल प्रॉपर्टीज में मैं पहले आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। थर्मल प्रॉपर्टीज में हम पहले थर्मल एक्सपेंशंस को स्टडी करेंगे। थर्मल एक्सपेंशंस बेटा 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। किन टाइप्स की होती हैं अभी मैं बोर्ड पर प्लान दे दूंगा। फिर इसके बाद बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट, और फिर इसके बाद बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, और फिर बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स की। ओके सर, तो सबसे पहले बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशंस की। तो बेटा देखिए, ये थर्मल एक्सपेंशंस क्यों होती हैं? किसी भी मटेरियल का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब बेटा सब्सटेंस को हीट सप्लाई किया गया है। सब्सटेंस को अगर हीट सप्लाई किया गया है मतलब सब्सटेंस को एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई किया गया है। तो कोई भी सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर की जब बात होती है तो हर सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका पोजीशन फिक्स होता है। तो जब सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर हैविंग अ आयरन रॉड which is maintained at room temperature, तो बेटा इस रूम टेम्परेचर पर ये जो आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड के अंदर आयरन के जो एटम्स हैं इनका एक रेगुलर फैशन में अरेंजमेंट है। इसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक रेगुलर फैशन के अंदर अरेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होता है तो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। देखिए, कोई भी सब्सटेंस है, लेट अस सपोज से हम सिर्फ इन 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एट एनी टेम्परेचर से कैपिटल टी, तो ये मॉलिक्यूल का फिक्स पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन है। तो ऑन द अकाउंट ऑफ दिस टेम्परेचर और ऑन द अकाउंट ऑफ द एनर्जी कंटेंट इन द मटेरियल, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, लाइक दिस। लाइक दिस। अब स्विच अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा? जब हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्विच दोनों ही कंडीशंस में जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो एनर्जी कंटेंट है मटेरियल का वो चेंज होगा। अब एनर्जी कंटेंट में जब भी चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड, ये वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड समझिए पहले। देखिए, जैसे स्विच इस मॉलिक्यूल को टारगेट करिए, ये मॉलिक्यूल इस लिमिट के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर हो गई बात समझ आई? तो स्विच मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल ने आइदर साइड कवर किया उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स ये वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हो जाएगा। तो सभी मॉलिक्यूल्स का जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उन्हें वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से एक्सपेंशंस होती है। तो एक्सपेंशंस का बेसिक कॉज, इट इज सिंपली द एब्सॉर्प्शन ऑफ द हीट एनर्जी
or simply the increase in the temperature of the material of the substance. Okay, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स ऑफ द मटेरियल ये इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होंगी, साइज में इंक्रीज होगा. ओके सर, तो एक्सपेंशन का बेसिक कॉज expansion, it is due to the increase in the vibrational amplitude of the atoms or the molecules of the substance on the account of increase in temperature of the substance. So since expansions, they are due to the increase in the vibrational amplitude. सबसे important, vibrational amplitude of the atoms of the molecules of the substance on the account of the increase in the temperature of the substance. अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंशंस कितनी होती हैं या इन एक्सपेंशंस की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं. तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल हो रहा है वो 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में है. तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो एक्सपेंशंस हैं they are classified into 3. First one is called linear expansion. बेटा देखिए, लीनियर एक्सपेंशन तब होता है जब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन 1 डायमेंशन में हो. इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आप कोई भी एक थिन वायर कंसीडर करें. जब हमने थिन वायर बोल दिया तो स्टूडेंट्स इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने नेग्लिजिबली स्मॉल मान लिया. तो जब यहां पर एक्सपेंशन होगा तो स्टूडेंट्स देयर विल बी अ लीनियर इंक्रीज. बेटा लेंथ में चेंज होगा, मतलब 1 डायमेंशन में चेंज होगा. गॉट इट? द सेकंड वन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन. बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन 2 डायमेंशंस में जब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है तब बोलते हैं कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन है. इसका सिंपल सा एग्जांपल, आप कोई भी एक थिन मेटल शीट कंसीडर कर लें. तो जब आपने थिन मेटल शीट कंसीडर कर ली तो बेटा जो थर्ड डायमेंशन है जिसको हाइट या विड्थ बोलते हैं, हमने इसको नेग्लेक्ट किया. अब ऐसे केस में जब थिन आयरन शीट को हीट सप्लाई करेंगे या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो शीट के अंदर एक्सपेंशन होगा और जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है वो एरिया में होगा, मतलब 2 डायमेंशंस में होगा. ओके, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सिंस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3 डायमेंशंस में जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यूज किया जाता है. तो इसका एग्जांपल लें, आप कोई भी एक स्फीयर कंसीडर कर लें. स्फीयर को जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, स्फीयर का जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्फीयर का साइज बढ़ेगा, तो जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 डायमेंशंस में हो रहा है. तो एक्सपेंशंस दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. तो फ्रेंड्स हमें बारी बारी इन एक्सपेंशंस के एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन करना है क्योंकि ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. ओके सर, तो आप एक बारी इस प्लान को एक बारी कॉपी कर लें. Now, linear expansion. देखो बेटा, आप नोट कर लें, द एक्सपेंशन इज सेड टू बी लीनियर when the change in configuration of the substance is in 1 dimension. इसके लिए फ्रेंड्स
हम एक थिन रॉड को कंसिडर कर रहे हैं. Let us suppose say it is the thin rod of length say capital L, and let us suppose say T1 is the temperature of the rod. Okay. Now what will happen when the temperature of this rod is increased? Now on the account of the increase in the temperature of the rod, बेटा जब रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेट अस सपोज से द टेम्परेचर इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 to T2, then the final length of the rod, let us suppose it is L dash. Got it? Now since delta L is the increase in the length of the rod, so L is the original length of the rod, or you can say that L is the length of the rod at some lower temperature, say T1, and L dash is the length of the same rod when its temperature is increased from T1 to T2, and delta L is the change in the length of the rod. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. बेटा जितना ज्यादा लेंथ रॉड का पहले से होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स रॉड के अंदर पहले से प्रेजेंट होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होंगे तो टेम्परेचर में जो भी इंक्रीज होगा उसकी वजह से हर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ था. और जब एक मॉलिक्यूल का एक एटम का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे उतना ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगा, उतना ज्यादा टोटल में वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. सो सिंस दिस डेल्टा एल इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द रॉड और द लेंथ ऑफ द रॉड एट सम लोअर टेम्परेचर से T1. अब बेटा दूसरी डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर के ऊपर. जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब उतना ज्यादा हीट हमने सप्लाई किया, उतना ज्यादा एनर्जी हमने सप्लाई किया. जितना ज्यादा एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी सब्सटेंस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और सब्सटेंस के अंदर ये जो इंक्रीज्ड एनर्जी होगा इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी इन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस. ओके, सो दिस डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर और द चेंज इन टेम्परेचर. ओके सर, इन दोनों पैरामीटर्स को फ्यूज करते हैं. सो दिस डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी. Thus delta L is written as, now to remove this proportionality sign we have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is say alpha. This alpha is the proportionality constant multiplied with L multiplied with delta T. This alpha is the proportionality constant and is called coefficient of linear expansion. This alpha is called coefficient of linear expansion, and its SI unit is beta Kelvin inverse. ओके, और बेटा एसआई यूनिट तो केल्विन इनवर्स है. केल्विन को सिंबॉलिकली आप कैसे डिनोट करें? बेटा अदर यूनिट्स की जब बात करेंगे दे आर डिग्री सेल्सियस इनवर्स. डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर को मेजर किया तो जो यूनिट यूज होगा दैट विल बी डिग्री सेल्सियस इनवर्स. नाउ सिंस it is the first expression which is used in the calculations. Now, this delta L is the final length, say L dash, minus the initial length, say L. So we can say that this L dash minus say L is written as say alpha multiplied with L multiplied with delta T. So we can write this expression as say L dash is equals to say L plus alpha into say L into say delta T. Now says it is the expression for the length of the same rod
when the temperature of the rod is increased from T1 to T2. Okay, so we are going to use this expression. तो आप बेटा लीनियर एक्सपेंशन की ये कैलकुलेशन है, इसको आप कॉपी कर ले. न्यूमेरिकल्स में ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है. गॉट इट? Now, sirs, we will talk about superficial expansion. सो सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए आप स्टेटमेंट लिख लें, डेफिनेशन लिख लें. द एक्सपेंशन इज सेड टू बी सुपरफिशियल इफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल इज इन 2 डायमेंशंस. सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए सो वी आर गोइंग टू कंसिडर द थिन शीट which was maintained at some lower temperature T1. Then after, the heat is supplied to the same sheet, and on the account of the supplied heat energy, there will be the increase in the temperature of the sheet. और जब बेटा टेम्परेचर शीट का इंक्रीज हुआ है तो शीट का एरिया इंक्रीज होगा. ओके, सो लेट अस सपोज से it is a sheet whose area is say A when the temperature is say T1, and let us suppose say that the size of this sheet, it increases from A to A dash when the temperature is increased from T1 to T2. Now sirs, the shaded portion, it will be the increase in the area of the thin sheet. So let us suppose say delta A be the increase in the area of the thin sheet. Now again, this delta A, the increase in the area of the thin sheet, it will again depend on the number of the particles of the material, the number of atoms or the number of molecules which are present in the sheet. Okay, तो स्विस जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा पहले से एरिया. So this delta A, it will depend on the area of the thin sheet at the lower temperature से T1. जितना ज्यादा एरिया पहले से होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी, उतना ज्यादा इंक्रीज इन द वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ओवरऑल होगा. सो दिस डेल्टा A is found to be directly proportional to delta T. बेटा सेकंड प्रोपोर्शनैलिटी, सेकंड डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर. जितना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया गया था. जितना ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया जाएगा वो सारा कंटेन होगा. अब जब वो कंटेन्ड होगा तो वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो इंक्रीज्ड वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में मटेरियल में एग्जिस्ट करेगा. So since this delta A is directly proportional to say A multiplied with delta T. Now to remove this proportionality sign we have to put the proportionality constant. This delta A is written as say beta multiplied with A multiplied with delta T. This beta is the proportionality constant. This beta is the proportionality constant. And is called coefficient of superficial expansion. Superficial expansion. And the SI unit of beta is say Kelvin inverse. बेटा अदर यूनिट्स की बात की जाए it is degree Celsius inverse. Okay, now it is the important expression which is used in numericals, and this delta A is written as the final area minus the initial area. That is, this A dash minus of A is written as
say beta multiplied with delta t. Now since this A dash, that is the final area, is written as say A plus beta multiplied with delta t. Okay sirs? तो बेटा ये सेकंड एक्सप्रेशन है जो कि न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन की ये कैलकुलेशन है, आप इसको कॉपी कर लें. Now, we are going to talk about volumetric expansion. Now, volumetric expansion. बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में आप डेफिनेशन नोट करें. द एक्सपेंशन इज सेड टू बी वॉल्यूमेट्रिक इफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज इन 3 डायमेंशंस. तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ द मेटेलिक स्फीयर. लेट अस सपोज से इट इज अ स्फीयर whose volume is say V when the temperature is say T1. The T1 is the lower temperature. And let us suppose say when the heat is supplied, then the volume of the sphere, it becomes say V dash, and the final temperature is increased from T1 to T2. Okay? Now the shaded portion, it is simply the change in volume of the sphere. तो जैसे अभी हमने बाकी दो एक्सपेंशंस के बारे में किया था, तो वी कैन से दैट द चेंज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर इज से T1. Then this delta V is directly proportional to say delta T. Greater the change in temperature, greater would be the expansion. Fusing, then the delta V is directly proportional to V multiplied with delta T. Okay, sirs? Now this delta V is written as, we have to remove this proportionality sign and we have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is gamma. Okay? Gamma multiplied with V multiplied with delta T. Now this gamma is the proportionality constant. Proportionality constant, and its SI unit is Kelvin inverse. When we are talking about the other unit is degree Celsius inverse. So it is the important expression from the numericals perspective. So this delta V is written as the final volume minus the initial volume. Then this delta V dash, this V dash minus say V is written as say gamma into V into say delta T. Then this V dash can be written as say V plus say gamma into V into delta T. Now it is the second expression which is used in the numericals. So says you have to just copy this calculation. Yes, sir. Now, sirs, we are going to discuss the concept of specific heat. We are going to discuss the concept of specific heat. देखिए, किसी भी मटेरियल, कोई भी बॉडी है, बॉडी का मटेरियल कुछ भी है. सिर्स जब किसी भी बॉडी को आप हीट सप्लाई करते हैं, तो जो हीट सप्लाइड है वो डिपेंड करेगी मास ऑफ द बॉडी पर. बेटा जितना ज्यादा मास है बॉडी का और आपने बॉडी का टेम्परेचर गिवन रेंज में इंक्रीज करना है. लेट अस सपोज आपके पास 2 डिफरेंट आयरन स्फीयर्स हैं. एक छोटा आयरन स्फीयर है और एक बड़ा आयरन स्फीयर है. दोनों आयरन स्फीयर का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ किस केस में आप हीट ज्यादा सप्लाई करेंगे?
तो आपका सीधा सा क्वेश्चन होगा, हम उस केस में हीट ज्यादा सप्लाई करेंगे जहां पर मास ज्यादा होगा। तो सिंस टू अचीव द डिजायर्ड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, सिंस ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर वुड बी द हीट सप्लाई टू द बॉडी। ओके सिंस, ये पहला डिपेंडेंस है। दूसरा डिपेंडेंस, अब मान लेते हैं सिंस कि दो आयरन स्फीयर्स फिर से हैं और दोनों आयरन स्फीयर्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब वॉल्यूम सेम है, मतलब मास सेम है, सारे पैरामीटर्स हमारे सेम है। अब स्विस, अगर हम पहले आयरन स्फीयर का टेम्परेचर इंक्रीज करें बाय 2 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड आयरन स्फीयर का टेम्परेचर इंक्रीज करें बाय 20 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से एक क्वेश्चन, बेटा किस केस में हीट सप्लाइड ज्यादा होगा? तो आपका बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर होगा, जब हमें जितना ज्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर चाहिए उतना ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये दो पैरामीटर्स हैं, इन दो पैरामीटर्स को यूज करेंगे और स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ सिर्फ द स्पेसिफिक हीट, मान लेते हैं सर कि कोई भी बॉडी है, बॉडी का मास है और बॉडी का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है। लेट अस सपोज इट इज द बॉडी हुज मास इज, द हीट इज सप्लाइड से डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी बी द राइज इन टेम्परेचर। ओके, सो सिंस दिस डेल्टा क्यू इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, greater the mass of the body, greater would be the heat supplied to the body to achieve a desired rise in temperature. The second one, this delta Q is directly proportional to delta T. When the mass of the body is constant, then greater the amount of the temperature which is to be achieved, greater is the amount of heat supplied. Now, these are the two parameters on which the heat supply will depend. Now this delta Q is directly proportional to say M multiplied with delta T. This delta Q is written as, now we have to remove this proportionality sign. M was the mass of the body. The proportionality constant which we are using is say C. The C is the proportionality constant and this proportionality constant is called the specific heat of the material of the body. तो बेटा specific heat body का नहीं होता, specific heat body के material का होता है। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज सपोज से 470 डिग्री, और से हम जूल से बात कर लेते हैं, जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो बेटा अब आयरन स्फीयर का स्पेसिफिक हीट का एक यूनिक वैल्यू है। अब बेटा एक आयरन का छोटा सा नेल है या आयरन का एक बहुत बड़ा स्फीयर है, स्पेसिफिक हीट आयरन के लिए यूनिक है, एक फिक्स वैल्यू है। ओके, इट इज इनटू से डेल्टा टी। Now the C is the proportionality constant. Proportionality constant and is called specific heat of material of the body. Got it, sirs? Now we can say, बेटा ये एक्सप्रेशन याद रखें, न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेशन यूज होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। द C कैन बी रिटन एज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाइड विद डेल्टा T। रिमेंबर, इफ सपोज से द मास ऑफ द बॉडी इज से 1 किलोग्राम एंड डेल्टा T इज इक्वल्स टू से 1 केल्विन, देन सिंस द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज सिंपली इक्वल्स टू द हीट सप्लाइड, तो यहां से स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन आता है। तो आपने कैलकुलेशन कॉपी करनी है, कैलकुलेशन कॉपी करने के बाद स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट करें। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी of unit mass by 1 Kelvin. ओके सिर्स, तो SI यूनिट याद रखें बेटा,
SI यूनिट याद रखें और स्पेसिफिक हीट से C इज जूल पर किलोग्राम per Kelvin. Okay, so the SI unit of specific heat is joule per kilogram per Kelvin. Okay, तो specific heat की definition, specific heat mass of the body और rise in temperature या change in temperature पर depend करेगा. Okay, तो सिर्फ जो heat supplied है वो mass of the body और change in temperature पे depend करेगा. Specific heat body के material के लिए constant होता है. Calculation को copy करें. Now, since we are going to discuss the concept of latent heat. देखिए, अभी हमने क्या किया? बॉडी का टेम्परेचर अगर रेज करना है तो हीट सप्लाई करना होगा. अब आप सिचुएशन कंसिडर करें. आप एक कंटेनर इमेजिन करें, कंटेनर के अंदर आप वाटर को फिलअप कर लें और गैस स्टोव पे रख कर गैस स्टोव को ऑन कर दें और एक थर्मामीटर वाटर के अंदर सस्पेंड कर दें. थर्मामीटर क्या करेगा? वाटर का टेम्परेचर मेजर करेगा. अब क्योंकि गैस स्टोव ऑन है तो हीट कंटिन्यूअसली वाटर को सप्लाई की जाएगी. बेटा, जब हीट कंटिन्यूअसली वाटर एब्सॉर्ब करता जाएगा तो इसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. अब ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये थर्मोमीटर के अंदर डिटेक्ट हो जाएगी. अब स्विच गैस स्टोव चलता रहेगा, हीट सप्लाई होती रहेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा. बेटा, ये स्टोरी चलती है अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. तो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे जब वाटर था, गैस स्टोव ऑन था, हीट सप्लाई की जा रही थी, सप्लाइड हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था. टेम्परेचर बढ़ के मैक्सिमम हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के केस में, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, गैस स्टोव तो अभी भी ऑन है, हीट सप्लाई होती रहेगी, थर्मामीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. तो क्वेश्चन एक्सेस करता है, तो ये जो सप्लाइड हीट है ये क्या कर रही है? बेटा, ये जो सप्लाइड हीट है ये अब वाटर जो लिक्विड स्टेट में था उसको वेपोराइज कर रही है, मतलब वाटर का स्टेट चेंज कर रही है. तो बेटा, लेटेंट हीट वो वाली हीट है which comes into play whenever there is a change in the state of the material of the body. latent heat का कॉन्सेप्ट कभी भी यूज तब नहीं किया जाता जब टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है. तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट सिर्फ तब यूज होता है जब मटेरियल का स्टेट चेंज हो रहा होता है. बेटा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आए या लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आए. तो सिर्फ अब बात करेंगे लेटेंट हीट की. इसीलिए सिर्फ लेटेंट हीट को हिडन हीट बोलते हैं. मतलब गैस स्टोव तो ऑन है, हीट भी सप्लाई हो रही है, लेकिन थर्मोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है. पहले क्या था? रूम टेम्परेचर पर जब वाटर था, गैस स्टोव ऑन था, हीट सप्लाई हो रही थी, हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज होती जा रही थी. ठीक है? सो लेटेंट हीट. लेट अस सपोज दिस m is the mass of the body जिसका स्टेट चेंज हम कंसिडर करेंगे. Now suppose m is the mass of the body which undergoes a state change, and for the state change the amount of the heat supplied to the body is suppose say delta Q. तो बेटा, डेल्टा Q हीट सप्लाई किया हमने बॉडी को जिसका मास m है, and this body undergoes a state चेंज. बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है. तो सिर्फ जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को. बड़ी सिंपल सी बात है. लेट अस सपोज से आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और एक बकेट भर के पानी है. तो सिर्फ दोनों केसेस में वाटर लिक्विड स्टेट में है और दोनों केसेस में हमें वाटर को कंप्लीटली वेपोराइज करना है. तो सिर्फ जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उतनी ही तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको वेपोराइज करने में. सो सिर्फ दिस डेल्टा Q, it depends on the mass of the body.
greater the mass of the body, greater would be the heat exchange or greater would be the heat absorbed or liberated by the body whenever there is a change in the state of the body. बेटा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जब मटेरियल कन्वर्ट होता है तो हमेशा हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर उल्टा होता है गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो मटेरियल हीट लिबरेट करता है, मतलब मटेरियल से हीट निकाली जाती है. ठीक है ना. To remove this proportionality sign, we have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is capital L. This capital L, it is the proportionality constant and is called latent heat of the material of the body. तो latent heat भी material के लिए define होती है. Given material के लिए latent heat का सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू होता है. Thus L is the proportionality constant and is called latent heat of the material of the body. तो सिर्फ latent heat को कैसे डिफाइन करेंगे? This L is written as say delta Q divided by M, and if suppose say this M is equals to say 1 kilogram, that is we are going to consider a body of unit mass, then says numerically this L is equals to say delta Q. That is the latent heat of the body can be defined as the amount of heat required to change the state of the body of unit mass. तो सिर्फ ये latent heat का definition है. ये कैलकुलेशन आपने कॉपी करनी है. कैलकुलेशन कॉपी करने के बाद डेफिनेशन नोट करनी है. मैं डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर लें. The latent heat of the material of the body can be defined as the amount of heat required to change the state of the body of unit mass. Okay, friends? तो आज का डिस्कशन स्टूडेंट्स हम यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को या नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसेस को स्टडी करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी को स्टडी करेंगे, और कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड को स्टडी करेंगे. जो कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड है ये न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशंस का तो ये हॉट फेवरेट टॉपिक होता है. ओके सर, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं. बाकी थर्मल प्रॉपर्टीज का जो सेक्शन है ज्यादा कुछ नहीं बचा है, 3 चीजें बची हैं या 4 चीजें बची हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.